सो हेलो एवरीवन। अभी हम जो कल के क्लास में रह गया था, लाइक लास्ट क्लास में जहाँ से हमने एंड किया था वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब कंटिन्यूएशन में सारे लेक्चर्स होंगे, डोंट वरी। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है आपको कि द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सॉरी मैं यहाँ से आज स्टार्टिंग से पढ़ती हूँ। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो इसमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव करेक्ट है वो आपको चूज करना है बाय ऑब्जर्विंग द डायग्राम गिवन बिलो। अगर ना आप लोग जरा ध्यान से इस डायग्राम को देखते हो तो देखो डायग्राम ना पूरी तरीके से आपको सेम ही लगेगा ऑलमोस्ट। अगर आपको रेजिस्टर्स का नॉलेज नहीं है, अगर आपको रेजिस्टर्स का नॉलेज है तो आपको इस दो डायग्राम पे फर्क समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं समझाती हूँ व्हाट इज रेजिस्टर एंड ये जो रेजिस्टर ऐसे लगाया हुआ है और जो रेजिस्टर ऐसे लगाया हुआ है, ये दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, रेजिस्टर जो होता है वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, मतलब करंट को, ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट को आगे फ्लो होने नहीं देता है। हर रेजिस्टर की करंट को रोकने की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है और हम लोग किसी एक सर्किट के अंदर एक से ज्यादा रेजिस्टर्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टर क्या करता है, करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट भी बोलते हैं। और हम लोग किसी फॉर्मूला के हेल्प से रेजिस्टेंस को निकालते भी है। that the formula is V is equals to IR. So V is the potential difference that is equal to I, that is current, multiplied by resistance that is R. So V is equals to IR. So उस R से हम लोग रेजिस्टेंस को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये आर ऐसे लगाया, इसका क्या मतलब है, ये रेजिस्टेंस ऐसे लगाया, इसका क्या मतलब है। देखो, अगर हम लोग रेजिस्टेंस को एक के आगे एक लगाते हैं, मतलब एक रेजिस्टेंस जहां पे खत्म हुआ वहां से ही दूसरा रेजिस्टर लगा दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। क्या कहते हैं हम लोग उसको, रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। देखो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, आई जूम इट अ लिटिल बिट मोर, स्क्रीन थोड़ा ब्लैक हो जाएगी फिर आपको वापस पूरा दिखेगा और जूम होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम जूम है ये। सो देखो, ये रेजिस्टर, वन सेकेंड, ये देखो यहाँ पे ना, यहाँ जहाँ पे रेड लाइट ये डिस्प्ले करिए ना, वहां पे जरा ध्यान से देखो। ठीक है, ये देखो, ये रेजिस्टर है ना, ऐसे 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 कर रहा है और यहाँ पे जाके एंड हो रहा है। जहां पे ये एंड हो रहा है यहीं से एक नया रेजिस्टर चालू भी हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज कहते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो देखो, ये एक रेजिस्टर है, इसके एंडिंग पे दूसरा रेजिस्टर नहीं, इसके अपोजिट में दूसरा रेजिस्टर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या कहते हैं हम लोग उसको, रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी कनेक्टेड इन सीरीज और कनेक्टेड इन पैरेलल का क्या मतलब होता है और ये हमारे सर्किट के ऊपर क्या इफेक्ट क्रिएट करता है। देखो, अगर ना रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो जो रेजिस्टेंस, रिजल्टिंग रेजिस्टेंस जो होगा ना वो ज्यादा होगा। देखो, मैं रिजल्टिंग रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखो हम लोग ना, एक फॉर्मूला होता है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। देखो, हम लोग यहाँ पे निकालते हैं आर इफेक्टिव। एक सेकेंड, ओ आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे आपको नीचे डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोग है ना, आर, आर मतलब रेजिस्टेंस, और हम लोग वो निकालते हैं इफेक्टिव वाला, आर इफेक्टिव, मैं इसको ब्रैकेट में डाल देती हूँ बिकॉज इसको नीचे लिखते हैं हम लोग बेसिकली। ठीक है, तो ये आर इफेक्टिव का ना एक फॉर्मूला होता है। आर इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि देखो, R1 का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, R2 का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, लेकिन ओवरऑल सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना गया है, टोटल में देखो, R1 एक रेजिस्टर है, उसका अपना खुद का कोई रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। तो वन सेकेंड, ठीक है, और R2 एक रेजिस्टर है, उसका अपना कोई एक रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी।
फॉर एग्जाम्पल 1 ओम, 2 ओम, ये रेजिस्टेंस की वैल्यूज होती है। R1 का कुछ अपना वैल्यू होगा, R2 का कुछ अपना वैल्यू होगा। लेकिन जब हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो इस सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना गया है उसको हम लोग निकालते हैं। सो अगर हम लोग ने रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है, सो आर इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना होगा, दैट विल बी इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। फॉर एग्जाम्पल आप लोग का R1 है 1 ओम, क्या है 1 ओम, आपका R2 है 2 ओम। ठीक है, मैं आप लोग को यहाँ पे लिख के दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल R1 इज 1 ओम एंड R2, I'll just shift it here. R2 is 2 ohm, ये वैल्यूज होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है। सो अब मेरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा इफ इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, सो दैट विल बी R1 का वैल्यू क्या है 1, R2 का वैल्यू क्या है 2। सो 1 + 2 = 3। तो देखो, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी बड़ा रेजिस्टेंस निकला। देखो फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जो आर इफेक्टिव आया आपका, सॉरी, जो आर इफेक्टिव आया आपका वो कितना आया 3। ये जो 3 की वैल्यू है, ये R1 से भी बड़ी है, ये R2 से भी बड़ी है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, द रिजल्टिंग रेजिस्टेंस, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है, दैट इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हुआ, R1 इज द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, R2 इज द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मुझे बताओ, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट का फ्लो कम होगा कि ज्यादा होगा। टेक अ 1 मिनट, इसको पॉज करो वीडियो को और फिर प्लीज सोचो कि अगर मेरे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो उस केस के अंदर क्या करंट ज्यादा फ्लो होना चाहिए या करंट कम फ्लो होना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, प्लीज थिंक अबाउट इट। Unless and until you don't think from your own end, you will not understand. That is why think on your own end. What was going to happen? करंट बढ़ जाएगा सर्किट के अंदर या करंट कम हो जाएगा। तो हियर, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा है, देखो रेजिस्टेंस का मतलब ही है कि करंट को फ्लो होने नहीं देना, करंट के फ्लो को कम करना। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा। पहला कंक्लूजन आ गया यहाँ पे, ठीक है। यस। तो जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, सॉरी वो वीडियो ना बीच में से थोड़ा ब्रेक हुआ, अगर सेकेंड वीडियो स्टार्ट हुआ है, लेकिन जस्ट मैं वापस से फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। तो देखो, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आया है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा है। तो अगर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो उस केस के अंदर करंट का फ्लो कम होगा। इज इट क्लियर? सो अगर हमारे रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है, और आप लोगों को पहचानना पड़ेगा ये सीरीज है ये पैरेलल है, तो ये सीरीज है। अगर रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, रेजिस्टर्स हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, उस केस के अंदर ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट का फ्लो कम हो जाता है। तो मैं आप लोग को कंक्लूजन यहाँ पे लिख दे रही हूँ, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, तो जरा कम करती हूँ मैं, तो रेजिस्टेंस आप लोग भी ये कहीं लिख के रखो, ठीक है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड करंट डिक्रीजेस, इन विच केस, इन केस ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। सो करंट क्या होगा यहाँ पे, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इसके अंदर क्या होता है, अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है, मैं सेम ओम लेती हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिया था R1 1 ओम लिया था, R2 क्या लिया था मैंने 2 ओम, ठीक है। तो मैं वो भी यहाँ पे लेती हूँ, यहाँ पे सेम चीज, ठीक है। सो ये 1 ओम ले रही हूँ मैं,
और ये मैं कितना ले रही हूँ, 2 ओम। ठीक है। 1 मिनट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब मैंने देखो आप लोग को एक बार यहाँ पे सिखाया था ना, आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव इफेक्टिव क्या होता है? ओवरऑल सर्किट में कितना रेजिस्टेंस आया ये। तो सेम सीरीज का फॉर्मूला आप लोग पैरेलल में चिपका के नहीं आओगे। सीरीज में आर इफेक्टिव R1 + R2 लगता है, लेकिन पैरेलल में आर इफेक्टिव R1 + R2 नहीं होता है। वो पता है कैसा होता है? आप लोग को यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है। नीचे लिख दूं, चलेगा? यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है। सो इस केस में पता है कैसे आता है आर इफेक्टिव? 1, इसको मैं डिवाइडेड बाय बोल रही हूँ, ठीक है। मैं जैसे क्रॉस डाल रही हूँ, इसका मतलब डिवाइडेड बाय होता है। 1 डिवाइडेड बाय, ओके। सो बस, हाँ, 1 डिवाइडेड बाय आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, R2 को वापस बढ़ा लिख देती हूँ, R2। मतलब कैसा फॉर्मूला आएगा? 1 अपॉन R इफेक्टिव। अगर आप विजुअलाइज कर पाओ प्रॉपरली तो विजुअलाइज कीजिए। 1 डिवाइडेड बाय R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो कैसा होगा इसके अंदर? अगर मैं इसका ओवरऑल वैल्यू निकालू तो आप लोग को पता है, अगर 1 अपॉन R1 है प्लस 1 अपॉन R2 है, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, अगर वन, मेरे को मुझे ना यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, आई फील लाइक मुझे लिखना पड़ेगा। अगर ये 1 अपॉन R1 है, R1, ठीक है, प्लस ये है 1 अपॉन R2। सो वी वेरी वेल नो योर कि यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ना इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? हमने बचपन में ये सीखा हुआ है ऑलरेडी। सो हम लोग इसको कैसे करेंगे? R2 R2 प्लस R1, R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय, इन नीचे वाले को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। सो R1 इंटू R2, R1 R1 इंटू R2। क्या करते हैं हम लोग? R1 इंटू R2, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R इफेक्टिव। मैं RE लिख रही हूँ, ठीक है। 1 अपॉन RE। व्हाट इज R इफेक्टिव? टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। पूरे सर्किट के अंदर टोटल में रेजिस्टेंस कितना प्रोड्यूस हुआ, दैट इज R इफेक्टिव, ओके। सो यहाँ पे आपको पता है ये एक चीज, कि अगर ये रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन R इफेक्टिव है, और ये ऐसी ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, R2 प्लस R1, R1 इंटू R2। सो इस केस के अंदर, हम इस केस के अंदर पता है हम लोग क्या करते हैं? 1 अपॉन RE है, दैट इज इक्वल्स टू R2 प्लस R1, R1 इंटू R2। सो हम लोग ना, अगर हम लोग को RE की वैल्यू निकालनी है, तो RE ऊपर आना चाहिए, 1 नीचे आना चाहिए। तो हमको क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल करते हैं, तो हम लोग को राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल करना पड़ता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोग को एक स्मॉल एग्जाम्पल यहाँ पे देती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 1/3, दैट इज इक्वल्स टू 2/5। मतलब ऐसे ये इक्वल्स टू कुछ है नहीं, मैं खाली एग्जाम्पल, सिर्फ ऐसे ही कोई एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। 5 लिखना था मुझे यहाँ पे, अभी नहीं हो रहा है 5, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ मेरा 3 ऊपर आए, तो मैं क्या करूंगी? अगर मैं 1/3 को उल्टा कर रही हूँ 3/1, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। 3 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा। सेम चीज यहाँ पे भी होने वाली है। अगर मैं चाहती हूँ मेरा R इफेक्टिव ऊपर आए, तो मैं R1 इंटू R2 को ऊपर लूंगी,
R1 प्लस R2 प्लस R1 को नीचे लूंगी। देखो आप लोग को ना अभी ये सिर्फ डाइजेस्ट करते जाना है जो मैं बोल रही हूँ। लास्ट में आपको सब सेंस मेक करेगा, बिकॉज ये अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट आई एम टीचिंग यू, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट आई एम टीचिंग यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे लिखूंगी RE इज इक्वल्स टू R1। मैं 1 into 2 लिखू, चलेगा? R1 into R2, वन इंटू नहीं, R1 into R2 ही लिख देती हूँ। R1 into R2। अगर इंटू नहीं लिखा, मैंने डॉट लिखा, तो मल्टीप्लाई होता है वो भी, ठीक है। डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। चलो हम लोग अभी इस फॉर्मूला को यूज करके ना, हमारे जो सब में हम लोग ने रेजिस्टेंस लिया था, वो मैं पुटअप करके आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। R1 का वैल्यू क्या था? 1। R2 का क्या था? 2। तो 1 into 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय R1 क्या था? 1। R2 क्या था? 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2। दैट विल बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 3। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपको वैल्यू मिलने वाली है 0। ये 6 नहीं है, 0 में रख कर देती हूँ उसको, चाहिए और दीदी 6 लिखा, दीदी दीदी 6 नहीं लिखी, दीदी 0 लिखी है यार। ठीक है, एक काम करते, मैं इसमें प्रॉपर टेक्स्ट ही लिख देती हूँ। इसका पता है आप लोग को आंसर क्या आने वाला है? 0.66666 ऐसा आपको आंसर आने वाला है, रिकरिंग नंबर आएगा 6। तो मुझे बताओ, 0.66 मुझे क्या मिला? मेरा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब मेरा पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस इतना मिला। मुझे बताओ 0.6 का जो ये जो वैल्यू है, क्या ये 1 से छोटा है? द आंसर इज यस, ये वैल्यू 1 से छोटी है। क्या ये वैल्यू 2 से भी छोटी है? द आंसर इज यस, ये वैल्यू 2 से भी छोटी है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग ने अपने रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, उस केस के अंदर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम वैल्यू आती है। देखो, 1 से भी कम वैल्यू आई, 2 से भी कम वैल्यू आई। सो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस था, जो रेजिस्टेंस हम लोग को सर्किट में मिला, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम मिला। अब जो मैंने आप लोग को लॉजिक यहाँ सिखाया था, अगर रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब करंट के फ्लो को रोक नहीं रहा है, तो क्या सर्किट में करंट बढ़ जाएगा? द आंसर इज यस। अगर किसी को कोई रोकने वाला ही नहीं होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल रास्ते में ट्रैफिक पुलिस ही नहीं होगी, तो लोगों की स्पीड तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सेम केस यहाँ है, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस कम है, तो यहाँ पे जो हमारा करंट का फ्लो है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पे करंट क्या आएगा? करंट का फ्लो विल बी मोर बिकॉज द रेजिस्टेंस इज लेस। सो रेजिस्टेंस is less in this case, therefore current flow current will be current will increase basically। so करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अभी तो मैंने आप लोग को पूरा रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सिखाया, मैं आप लोग को समराइज भी कर देती हूँ, मैं इसको ऐसे दे दे रही हूँ आप लोग के रेफरेंस के लिए। सो देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट के फ्लो को अपोज करता है। रेजिस्टेंस को भी हम लोग अपने सर्किट के अंदर दो टाइप से लगा सकते हैं, एक होता है हमारा सीरीज, एक होता है हमारा पैरेलल। जब हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? आर इफेक्टिव कैसे निकालते हैं? R1 प्लस R2। जब हम लोग अपने रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं, तो हम लोग आर इफेक्टिव कैसे निकालते हैं? आर इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। जब हम लोग ने रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया, तो हम लोग को जो सर्किट में रेजिस्टेंस मिलने वाला है, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब करंट क्या होगा? कम फ्लो होगा। लेकिन अगर हम लोग ने अपने रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया है, तो उस केस के अंदर क्या होने वाला है? उस केस में हम लोग के सर्किट में जो ओवरऑल सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस मिलेगा, वो कम मिलेगा। इसीलिए करंट क्या होगा? ज्यादा फ्लो होगा इस केस के अंदर, ठीक है। अब ये करंट का फ्लो क्या काम आएगा इंटेंसिटी से? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी से क्या, इसका क्या संबंध है? तो दैट आई एम गोइंग टू टीच यू विद द हेल्प ऑफ अ टेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ अ टेक्स्ट। देखो,
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो इंटेंसिटी क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, मैग्नेटिक फील्ड कितना, कितने डिस्टेंस तक की चीजों को अपने अंदर इंफ्लुएंस कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो वो दूर दूर की चीजों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो वो अपने पास की चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये स्ट्रॉन्ग वीक को ही ना हम लोग साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी, कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और वो कितना वीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट पे, देखो द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज डिपेंडेंट ऑन द करंट। अगर हमारा करंट बढ़ता है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, इसका मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होती है। अगर आपका करंट कम होता है का मतलब आपकी मैग्नेट की इंटेंसिटी कम होती है, क्या होती है, कम हो जाती है। सो इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट फ्लोइंग कंडक्टर के अंदर ये डिपेंड कर रहा है कि उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होता है, अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अगर करंट ज्यादा फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, अगर करंट कम फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। ठीक है, सॉरी, हाँ मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो मुझे बताओ करंट कम कहाँ पे हो रहा है, करंट कम यहाँ पे फ्लो हो रहा है बिकॉज रेजिस्टेंस ज्यादा है। देखो करंट डिक्रीज मतलब करंट कम फ्लो हो रहा है, अगर करंट कम फ्लो होगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्या, द आंसर इज नहीं, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और इस केस के अंदर करंट बढ़ रहा है, करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, सो इस केस के अंदर इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा होगी। सो आपका आंसर क्या आएगा, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है आप लोग को, ऑप्शंस में क्या क्या दिया है कि द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन ए इज लार्जर देन बी। द आंसर इज रॉन्ग क्योंकि बी का ज्यादा है ए से। तो हम लोग क्या देखेंगे, द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन बी, जो बी की मैग्नेटिक फील्ड है वो ए से कम है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं, बी की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। तो देखो आप लोग को ना तो बहुत बार ना ये सब क्वेश्चंस देखे ना आपको कंफ्यूज करेंगे, अरे ज्यादा कम, ये ना आप लोग बहुत क्लियरली इसको पढ़ना, शांति से पढ़ना। देखो अगर ना आप लोग इसको पढ़ोगे ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन बी लेस देन ए। तो अब चाहते सोचो क्या बोल रहे हो वो लोग, बी की इंटेंसिटी कम है ए से, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। ये दोनों ए ऑप्शन और बी ऑप्शन का अल्टीमेटली मतलब यही आया, ये लोग क्या बोल रहे हैं, दोनों ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, ए का ज्यादा है बी से। कंफ्यूज मत होना, लैंग्वेज लिखने का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, जो वो लोग बोल रहे हैं द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन ए एंड बी इज सेम। क्या ए और बी के मैग्नेटिक फील्ड सेम है क्या, नहीं है। द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन ए, ए का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लेस, कम है, किससे कम है, बी से कम है। इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि बी की ज्यादा है ए से, इन्होंने इसी सेंटेंस को घुमा के लिखा कि ए का जो इंटेंसिटी है वो बी से कम है। तो इसका फाइनल मतलब क्या हुआ कि बी की इंटेंसिटी ज्यादा है। तो कौन सा आंसर आएगा, डी आएगा। क्योंकि रीजन क्या आएगा, अगर आप लोग को रीजन पूछ लिया, अगर इन केस डिस्क्रिप्टिव आंसर में आया रीजन पूछ लिया, आप लोग क्या रीजन लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो ज्यादा है और अगर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी जो होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर करंट ज्यादा होगा इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो मैं आप लोग यहाँ पे लिख के भी दे रही हूँ, इंटेंसिटी, ये प्लीज आप लोग अपने बुक में लिख रहे हो, ओके। इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक सेकेंड ना, प्रोपोर्शनल टू, 1 मिनट, ये आप लोग को दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सो करंट ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा, करंट कहाँ पे ज्यादा है, करंट इस केस में ज्यादा है इसीलिए इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। इस पे मैंने आप लोग को काफी ज्यादा डिटेल में इसको समझा दिया है। एक बार मैं आप लोग को ये रीड भी करवा देना चाहूंगी एंड इसके बाद में ये टॉपिक टॉपिक ही समाप्त। अगर हमारे सब्सिक्वेंट पेपर्स में भी आपको अगर ऐसे क्वेश्चन सिमिलर मिलेंगे
उस केस में मैं आपको क्या बोलूंगी, पिछले पेपर्स में करवाया है, वहां पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ठीक है। वहां पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तो देखो, द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट produced by a current flowing through a wire is dependent on the current as we have seen in the experiment। छोड़ दो, इसके बाद में this means that second, this means that if there are n turns in the loop, the magnetic field n times of that produced by a single loop will मतलब क्या बोल रहे हो, देखो अगर अगर आपका एक लूप जो है, समझो 10 एम्पियर करंट बनाता है, ठीक है, 10 एम्पियर का मैग्नेटिक, 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो अगर आप लोग ने आपके आपके वायर्स को इंक्रीज किया, कंडक्टर्स को इंक्रीज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि करंट इंक्रीज हो गया ना, इसीलिए। ठीक है, तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि समझो मैंने मोटर में एक ही कॉइल यूज की, एक कॉइल जितना मैग्नेटिक फील्ड देगी, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई एक मोटर है, उसके अंदर एक कॉइल है, एक कॉइल, खाली एक ही कंडक्टर है, कंडक्टर को हम कॉइल बोलते हैं, तो समझो एक ही कंडक्टर है, वन कंडक्टर, वन कंडक्टर दे रही है आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को आप लोग टेस्ला में मेजर करते हो, किसमें मेजर करते हो? टेस्ला। तो दे रही है 1 टेस्ला। आप चाहते हो इस इंटेंसिटी को इंक्रीज करना, आप चाहते हो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी 10 टेस्ला आ रही है ना, वो इंक्रीज हो जाए। तो मुझे बताओ कैसे आप लोग इंक्रीज कर सकते हो? एक तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग करंट को इंक्रीज कर दो। अगर आप करंट इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो, जो कंडक्टर है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीज कर दो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग 10 कंडक्टर डाल दो, 10 कंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट को सेम ही रखो। लेकिन अगर देखो 10 कंडक्टर आ गया, 10 कंडक्टर्स आ गए, तो एक कंडक्टर से 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी, तो 10 कंडक्टर से कितने मिलेगी? 100 टेस्ला। ठीक है, तो ये यही बोला जा रहा है, अगर आप लोग को मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है, तो आप लोग नंबर ऑफ लूप्स मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर्स को इंक्रीज करके भी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट ऑल दैट इट इज सेइंग योर। अगर आप लोग को एग्जाम में भी आ गया ना ये क्वेश्चन कि अगर मतलब मैं करंट सेम रखूंगी हर कंडक्टर के अंदर, तो मैं कैसे अपने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करूँ, तो आप लोग क्या लिख के आओगे कि जो जितने लूप्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम लोग बढ़ा देंगे। और अगर हम लोग नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ा देंगे, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की फाइनल वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा ही आएगी। आप लोग को ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया आप लोग को यहाँ पे, ये आप लोग को ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ये टी क्या है? ये टेस्ला है। देखो, हर चीज को हम लोग किसी यूनिट के मदद से मेजर करते हैं। ठीक है, मुझे बताओ 10 टेस्ला ज्यादा है कि 100 टेस्ला? ऑफ कोर्स 100 टेस्ला। इससे आपको दिमाग में एक एस्टिमेट क्रिएट होगा कि 100 टेस्ला का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू 10 टेस्ला। यूनिट जब होते हैं तभी कंपैरिजन इजी हो पाता है। मुझे बताओ, मैं बोलूंगी कि 1 है और किसी चीज का मास, तो किसी चीज का मास 2 है, तो आपको मैं पूछ ली किसी चीज का मास 1 है, किसी का 2 है, मुझे बताओ किसका ज्यादा है? तो आप लोग क्या बोल दोगे? सिंपली 2 का ज्यादा है। अगर मैंने बोला 2 ग्राम्स, तो यहाँ पे अगर ये 1 kg होता तो उसके आगे का यूनिट इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप लोग प्रॉपरली इसको कंपेयर कर पाते हो। ठीक है, सो ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक चला गया है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट ही पार्ट है। देखो, दिस मीन्स दैट इफ देर आर n टर्न्स इन द लूप, the magnetic field increases n times of that produced by a single loop। अगर सिंगल लूप से हम लोग को n मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, कोई भी फॉर एग्जांपल 1 मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, तो अगर हम लोग ने अपने लूप को n टाइम इंक्रीज किया, n कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, अगर हम लोग ने अपने लूप को इंक्रीज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज नथिंग बट व्हाट आई हैव टॉट यू। देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि इसी एग्जाम को कंटिन्यू करते हुए, अभी मैं बोलूं मेरे पास ना एन कंडक्टर है, कितने कंडक्टर है? एन कंडक्टर, एन कंडक्टर। तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? मेरी मैग्नेटिक फील्ड पता है कितनी होगी? 10 into n। क्यों? बिकॉज देखो, एक कितना दे रहा है? 10 टेस्ला। इस केस के अंदर मैंने क्या किया, देखो 10 कंडक्टर किया,
तो इसमें देखो क्या मैंने आंसर कैसे निकाला होगा, मैंने आंसर ऐसे निकाला होगा, 10 कंडक्टर का वैल्यू आ गया इंटू एक कंडक्टर, इंटू का पे साइन नहीं है, या इंटू इंटू एक कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रही है 10, तो इसकी रिजल्टेंट क्या आया मेरा 100। अगर मैंने यहाँ पे मेरे लूप को एन कर दिया, एन नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है, तो यहाँ पे एन की जगह पे कुछ भी नंबर आ सकता है, 1 कंडक्टर, 2 कंडक्टर, 3 कंडक्टर, तो आप लोग सिर्फ एन के जगह पे जितना कंडक्टर आपने इंक्रीज किया वो वैल्यू डालोगे, आपको ओवरऑल कंडक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी इसके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने डाल दिया 5 कंडक्टर्स, क्या डाल दिया मैंने 5 कंडक्टर, तो आंसर क्या आएगा 10 into 5 विच विल बी इक्वल्स टू 50। तो आपका जो इंटेंसिटी है वो 50 टेस्ला हो जाएगा। तो ये जब 1 था तो कितना था इंटेंसिटी 10 था, जब मैंने 5 कंडक्टर्स लगा दिया तो मेरा इंटेंसिटी 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ। ये 5 क्या था, नंबर ऑफ कंडक्टर, तो नंबर ऑफ कंडक्टर टाइम्स मेरा मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इतना अंदर घुसो मत इसके, होगा जैसे सिखाया होगा समझ लो। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि मैम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, the total resistance of the circuit decreases. This is because the current has multiple paths to flow, which reduces the overall resistance. And when the resistors are connected in series, the total resistance of the circuit increases. This is because the current has only one path to flow and the resistors add up. ठीक है, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इसमें इस सेक्शन में अगर आप लोग को कुछ डाउट होगा ना तो प्लीज आप लोग मुझे क्लास में पूछ लेना, या तो कमेंट लिख देना, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ओके, रिजॉल्व इट, नॉट डिजॉल्व इट, रिजॉल्व इट। ठीक है, आगे आता है आप लोग का पार्ट, अ रे ऑफ लाइट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद सरफेस S1 ऑफ द ग्लास स्लैब, इट विल बी डैश। अब ये क्वेश्चन ना, पहली बात तो मुझे इसका फॉर्मेशन थोड़ा गलत लगता है, लेकिन फिर मैं आपको समझा देती हूँ उसका कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है। आई नीड टू ड्रॉ समथिंग, ठीक है, One minute। ये ना समझो मेरा सरफेस है, क्या है मेरा सरफेस, कोई मेरा मिरर समझ लो, मिरर है समझो ये। मिरर पे इसका मतलब क्या होता है, ये मैं लाइन क्यों बना रही हूँ, ऐसे लाइन क्यों बना रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है, ये मिरर जो है ना इसकी पीछे की साइड जो है ना मैंने कोट करके रखी है, इसलिए हमने मिरर में ना तो लाइन बना दी। इसका मतलब क्या होता है कि ये पीछे की साइड में कोटिंग है और आगे की साइड का क्या है, ये मिरर है। देखो क्या होता है मिरर पे, जब कभी भी ये लाइट आती है तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे, क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जब आ रही है, जिस पॉइंट पे गिरती है इंसिडेंट रे, उस पॉइंट पे आप एक सॉरी, जिस पॉइंट पे आपकी इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, एक सेकेंड में इससे इसके हेल्प से बनाती हूँ, उस पॉइंट पे आप एक स्टैंडिंग लाइन बनाते हो, स्ट्रेट लाइन, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर, क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर। ठीक है, नो नोट विद द हेल्प ऑफ दिस, तो हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो देखो आप लोग को ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल क्रिएट हुआ हुआ है यहाँ पे, देखो आप लोग को ये एंगल दिख रहा है, आप लोग को ना यहाँ पे दो एंगल्स दिखेगी, आप लोग, आपको यहाँ पे ये एक एंगल दिखेगा, और आपको मैं दूसरे कलर से इसको करके दिखाती हूँ, और आपको ना यहाँ पे ये एक एंगल दिखेगा। तो ये दोनों एंगल के ना अलग अलग नाम होते हैं, मैं आप लोग को लिख के दिखाती हूँ वो नाम क्या है। ये एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल, क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विथ सरफेस, क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विथ सरफेस। और सिमिलरली आपको पता है ये लॉ होता है, कि कलर चेंज, कि, 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 कल
ब्लू कलर था ना, डार्क ब्लू कलर। हम्म। सो एक सेकेंड ना। सो ये जो है ना, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। जितना एंगल आपका इंसिडेंट रे से नॉर्मल ने बनाया था, वो सेम एंगल यहाँ पे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है यार, ये लाइन नॉर्मल है। इंसिडेंट रे ने अगर नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया था, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ भी 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। ठीक है, दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन नहीं है, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, एक चीज आप लोग याद रखें। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, और रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विथ सरफेस। मतलब इंसिडेंट रे ने सरफेस के साथ में कितना एंगल बनाया है, 50 डिग्री। कितना बनाया है, 50 डिग्री। मुझे बताओ, ये क्या होगा आपका, ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे मैं पेन चेंज करती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ध्यान दो, ये 90 डिग्री होता है, राइट। ये क्या बता देगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो अगर ये 50 है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, प्लीज थिंक एंड से। अगर ये वैल्यू 50 है, तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, एंगल इंसिडेंट रे का जो एंगल है नॉर्मल के साथ कितना आएगा, उसका नॉर्मल के साथ एंगल कितना आएगा, 40 आएगा। देखो, मैं फिर से आप लोग को रिवाइज करा देती हूँ। देखो, एंगल, सॉरी, ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो एंगल नॉर्मल के साथ बना रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल। और ये जो एंगल है इंसिडेंट रे सरफेस के साथ में बनाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद सरफेस। अगर ये वैल्यू 50 आ रही है, तो ये कितनी आएगी, 40 आएगी, बिकॉज इसका टोटल कितना होता है, 90 होता है, दैट इज इट। लेकिन आप लोग को पता है, बार बार घुमाएंगे यहाँ पे। आप लोग अगर बोलेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर 30 डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, वो भी आपका कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, अगर आप लोग को बोल दिया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 डिग्री विथ सरफेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 40 डिग्री विथ सरफेस का मतलब क्या होगा, 1 मिनट। क्वेश्चन में क्या बोल दिया, कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है 40 डिग्री विथ सरफेस। तो मुझे बताओ, इंसिडेंट रे कितनी होगी। सो देखो, इंसिडेंट रे की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विथ नॉर्मल। तो पहले आप लोग इसको निकाल, नॉर्मल से कितना वैल्यू आएगा, 50। ये कितना आएगा, 50। और अगर ये 50 है, सॉरी, मैं इसके लिए ना जरा मेरे को प्लीज माफ करना, बिकॉज ये मेरे पास आईपैड नहीं जिसपे वैसा लिखूं, इसमें लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे 50 आया विथ नॉर्मल, इंसिडेंट रे का कितना आएगा, वो भी 50 ही आएगा। ठीक है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वाली वैल्यू भी कितनी आएगी, 50 आएगी, बोथ द वैल्यूज विल बी 50। अब ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विथ सरफेस कितना हो जाएगा, 40, बिकॉज दिस इज 50। गॉट इट। सो ये मैं सब जो भी किया है ना मैंने खराब, ये मैं इसको रब कर देती हूँ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। कि देखो, थोड़ा थोड़ा घुमा, थोड़ा थोड़ा इरिटेटिंग भी लग रहा होगा आप लोग को इस पॉइंट पे। समराइज कर देती हूँ मैं आप लोग के लिए अभी फिर से, विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल डायग्राम। डिलीट ऑल ड्राइंग्स। ठीक है, और इसको भी मैं रब कर देती हूँ, इसको भी मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, इसको डिलीट, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट कर देती हूँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं, डिलीट। ठीक है, अभी
मैं फिर से आप लोग को जस्ट समराइज करा दे रही हूँ कि मैं आपको क्या समझा रही थी। उम्मीद